अब की बार जो वैकेंसी आई है वो बिहार के लिए स्पेशल ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल पर आई है, इसमें चतुर्थ स्नातक स्तरीय मतलब वैकेंसी है, यानी 4 लेवल का इसमें वैकेंसी है। इसकी जो ऑनलाइन डेट है फॉर्म भरने का 18/8 से लेकर 19/9 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। करीब करीब देखा जाए तो 1 महीने तक आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो इसको फॉर्म भरने की वेबसाइट है वो bssc.bihar.gov.in पर आप लोग जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। रही बात इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो बहुत नॉर्मल सा एक मतलब क्वालिफिकेशन है, कोई भी लोग आराम से इसको भर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें लेवल 7 का वेतन मिलने वाला है और बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें लेवल 6 का मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यदि बनना चाहते हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से यदि आप ग्रेजुएट किए किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। लेकिन यदि यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर किसी भी मतलब सब कुछ वही है, यानी कि योजना सहायक भी यदि आप बनना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी यदि आप ग्रेजुएट किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो भर सकते हैं। अब यहाँ पर कनिक संख्या की यदि भरना चाहते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ से गणित का होना चाहिए आपके पास, या वाणिज्यिक होना चाहिए, या सांख्यिकी आपके पास होना चाहिए। इसमें आपको पास होना चाहिए तब जाकर इस फॉर्म को भरेंगे, किसको, कनिक सांख्यिकी। अब बात करेंगे डाटा एंट्री की। यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो इसमें लेवल स्तर मतलब 6 का आपको पेमेंट मिलने वाला है। और इसमें यदि किसी भी विश्वविद्यालय से यदि आप या मतलब कहीं से ग्रेजुएट किए हैं, ठीक है, आपके पास बीएससी है या बीएससी आईटी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पीजीसीडीए या बीएससी आईटी है तो भी इस फॉर्म को मतलब वही सेम चीज़ें भर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और फॉर्म आता है भाई अंकेक्षक का, तो इसमें आपको वाणिज्यिक अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या मैथ कोई भी सब्जेक्ट है तो इस फॉर्म को भरिएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी आता है तो इसमें भी सेम चीज़ है, गणित है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि इसमें देखा जाएगा तो जिन भी स्टूडेंट के यदि मैथ है तो वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि ऐसा ही सीट ही आया है, ऐसा वैकेंसी ही है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो 35% आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है, उसमें कोई भी लड़का टपकेगा नहीं भाई। अब यहाँ पर प्रशाखा अधिकारी, सहायक प्रशाखा अधिकारी की जो सीट की बात करेंगे तो आरक्षित के लिए कितना है, 572 है, अनुसूचित जाति के लिए 102 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 70 है। इसी तरीके से यहाँ पर है इतना है, ठीक है। लेकिन यदि महिलाओं की बात करेंगे तो इतना छूट उनको मतलब 200 सीट उनका यहाँ पर है। इस तरीके से मतलब उनको सीट मिला है, ठीक है, 35% ये वाला उनको सीट है। तो इनका सीट पूरा जेंट्स का कितना 1064 है तो महिलाओं का कितना है 368 है। योजना सहायक का इसी तरह से है, कनिक सांख्यिकी का भी इसी तरह से देख सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसको डिटेल में बताएंगे तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, ठीक है। डाटा एंट्री का भी उसी तरह, अंकेक्षक का भी है, सब कुछ उसी तरह। टोटल सीट कितना हो रहा है भाई 1481 हो रहा है, जिसमें 510 कितना सीट है भाई महिलाओं के लिए रिजर्व सीट माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क मतलब जो भी राज्य के मूल निवासी है उन्हीं को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र यदि उनके पास है तो वही इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि छूट में इसको काम लगेगा। और 35% आरक्षण जो है महिलाओं को केवल बिहार के यदि अस्थायी निवासी है उन्हीं को मिलेगा। इनका मतलब ये हुआ कि जिनका जन्म यदि बिहार में हुआ है तभी मिलेगा, यदि शादी बिहार में हुई है तो बिहार की निवासी नहीं होगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे यदि देखेंगे एज के बारे में तो आपका उम्र कम से कम 21 बरस होना चाहिए, मिनिमम एज की बात करें और मैक्सिमम एज की अलग अलग दी है। जैसे मैक्सिमम एज की बात करेंगे आरक्षित पुरुष में तो 37 बरस होना चाहिए जनरल कैटेगरी से, यदि आप BC OBC कैटेगरी से पुरुष या महिला हैं तो 40 बरस अनिवार्य है। आरक्षित महिला हैं तो भी 40 बरस, अनुसूचित जाति या जनजाति हैं तो 42 बरस। यदि किसी भी कोटि से आप दिव्यांग हैं तो जितना तो है उसमें 10-10 बरस जोड़ लीजिए, किसके लिए, दिव्यांग के लिए, ठीक है। यानी कि जितना भी आपको छूट मिल रहा है उसमें 10 बरस और अधिक मिलेगा, ठीक है। और जो भी डेट ऑफ बर्थ है भाई, जो भी मैट्रिकुलेशन पर जो भी लिखा गया है डेट ऑफ बर्थ वही मान्यता प्राप्त होगा, यानी कि उसी के आधार पर आपको फॉर्म भरना है, कहीं से भी कोई गलती नहीं करनी है। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि यदि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि 40,000 तक यदि रहेगा फॉर्म तो बस केवल एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं, ये झूठ मूठ का लाइन देता है, ठीक है।
अधिक आवेदन प्राप्त होने पर एक से अधिक चरणों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट होगा, सेकंड शिफ्ट होगा, इस तरह से बहुत सारा शिफ्ट में परीक्षा होगा। लेकिन ये भी बात है कि भाई बहुत मतलब चरण में परीक्षा होगा, ज़्यादा चरण में, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। क्या होगा लागू? नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। ठीक है, एक चीज़ और देखिए कि अभी हम नीचे बताने वाले हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, मतलब कट ऑफ नहीं, ये बोल सकते हैं कि माइनस मार्किंग है कि नहीं, नीचे बताएंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों का 5 गुना के बराबर रिजल्ट दिया जाएगा। जितना भी सीट है उसका 5 गुना के बराबर फर्स्ट पेपर का जो भी एग्ज़ाम लोग देंगे उसका रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड यानी कि जो मेंस परीक्षा होगा भाई, उसके लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसमें अभी कुछ नहीं बताया गया। ये समझ लीजिए कि आपका लगभग 1700 सीट है, 1785 समझ लीजिए, यानी कि 9000 के आसपास में आपका मतलब वैकेंसी जो भी है इसमें आपको रिजल्ट मिलने वाला है। इसी के आधार पर ये समझ लीजिए कि यदि किसी भी का भी स्टूडेंट का भी डेट ऑफ बर्थ सेम है तो जिनका उम्र अधिक होगा उन्हीं को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। यदि दोनों सेम ऐसा रहते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से किया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ सेम है, ध्यान से सुनिएगा, तो जिसका उम्र ज़्यादा है उसको वरीयता दी जाएगी। लेकिन यदि उम्र भी सेम है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तब तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के हिसाब से उस कैटेगरी में रखा जाएगा, किस में? मेधा सूची में। अब बात करते हैं सिलेबस में, तो सिलेबस आपसे सामान्य ज्ञान पूछेगा, सामान्य विज्ञान पूछेगा और गणित पूछेगा और मानसिक क्षमता जांच पूछेगा, जिसको रीजनिंग आप लोग बोल सकते हैं। प्रश्नों की जो संख्या रहने वाले भाई 150 रहने वाली है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटेगा भी, यानी कि माइनस मार्किंग यहाँ पर लागू हो चुका है। परीक्षा की जो अवधि है भाई 2 घंटा 15 मिनट का है। ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो परीक्षा देने जाएंगे पता चलेगा ये तो गड़बड़े हो गया। ठीक है, अब ये रहा सिलेबस सामान्य ज्ञान का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख लीजिएगा। सामयिक विषय यानी जिसको करंट अफेयर्स बोलते हैं, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश से ये सब क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। सामान्य गणित की बात करेंगे तो इसमें 10th लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10th को भी हल्का में मत लीजिएगा भाई, बहुत बेहतरीन 10th में भी मैथ रहता है, क्योंकि बस नाम का 10th रहता है, वैसे पूछता 10th का नहीं है। सामान्य विज्ञान भी रहेगा, गणित भी रहेगा, ये सारा चीज़ देख लेंगे। हिंदी की यदि बात करेंगे तो मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होगा। इसमें जो अभ्यर्थी 30% या उससे अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मतलब मूल्यांकन किया जाएगा, चेक किया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी आपका हिंदी होगा, जितना भी नंबर का होगा, उसमें 30% उसका लाना है। यदि आप लाते हैं तभी आपका चेक होगा, मतलब सेकंड पेपर, नहीं तो आपका चेक नहीं होगा, यानी कि आपको बाहर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात है कि हिंदी क्वालिफिकेशन, हिंदी जो है इसमें क्वालिफाई बस होना है आपको। ठीक है, मुख्य परीक्षा भी भाई दो मतलब पेपर होगा, जो ये आपका यहाँ पर दिया है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और मानसिक जांच, जिसको आप रीजनिंग बोल सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब रही बात ये कि जो लोग कैटेगरी मतलब वो BC UR कैटेगरी से आते हैं उनको कम से कम 40% लाना जरूरी है पास होने के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अनुसूचित जाति के लोगों को 34 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 32 वर्ष, महिला यदि हैं तो उनको भी 32%, और किसी भी कैटेगरी से यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको भी 32% कुल का लाना पड़ेगा एग्ज़ाम को पास होने के लिए। ये तो हो गई एग्ज़ाम पास करने के बाद, लेकिन फॉर्म भरिएगा तभी तो एग्ज़ाम दीजिएगा भाई। तो फॉर्म भरने के लिए आपको पैसा जो लगने वाला है भाई, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यदि है तो आपको लगेगा कितना रुपये? 540 रुपये। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, यदि बिहार का स्थायी निवासी है तो 135 रुपये लगेगा। यदि सभी श्रेणी के दिव्यांग हैं तो 135 रुपया। ठीक है, कुल मिलाकर बात है कि महिला हो तो भी 135 रुपये लगेगा। यदि बिहार से यदि आप हैं तो चूँकि आप बिहार से बाहर हैं तो जनरल कैटेगरी से आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कितना लगेगा? 540 रुपये लगेगा, यानी कि सबको लगेगा 540। बस यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति और महिला का कितना लगेगा? 135 रुपये, और दिव्यांग का भी 135 रुपये लगेगा। बाकी सबका 540 रुपये लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आरक्षण का दावा करने वाले महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम से होना चाहिए। ठीक है, न कि पति के नाम से। मान लीजिए वही चीज़ हम बताएं कि किसी भी, मान लीजिए कि लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, उनका घर जो है, ठीक है, घर कहाँ है भाई? घर मान लीजिए उनका घर है यूपी में। कहाँ है? यूपी में, और उनका शादी हो चुका है कहाँ पर? बिहार में। इस चीज़ को समझिएगा। तो इसका मतलब बिहार में शादी हो चुका है तो वो बिहार की निवासी नहीं हुई। तो इसी के लिए बोला है कि उनको क्या करना पड़ेगा भाई? अपने मतलब पिता के यहाँ से जाति निवास बनाना पड़ेगा, निवास बनाना पड़ेगा। ठीक है,
और एक चीज़ और है कि यदि कोई लड़की, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, यदि कोई लड़की का जन्म है बिहार में, कहाँ जन्म है भाई, बिहार में जन्म है, और उसका शादी हो जाता है यूपी में, यानी बिहार को छोड़कर कहीं भी, तभी भी वो बिहार की क्या रहेगी भाई, नागरिक रहेगी। मतलब बिहार का उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो पिता के नाम से बोला है भाई, अब पिता उसे कहाँ है, पिता तो है बिहार में, तो जब बिहार में पिता है तो इसका मतलब ये रूल उन पर लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमको उम्मीद है कि अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर तो एक चीज़ और जानकारी यहाँ पर निकल कर आती है सामने, जो कि बहुत काम की चीज़ है। यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता ही चुके हैं कि कब कब फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है। आवेदन जो शुल्क है, परीक्षा की लास्ट डेट है 17/9 को, परीक्षा लास्ट मतलब पेमेंट करने की लास्ट डेट है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का भी उसी दिन है, यानी कुल मिलाकर बात ये कि 1 महीने का समय मिल रहा है, जल्दी से जल्दी भर दीजिए। और रही बात कि क्या क्या पर लगेगा भाई, मतलब डॉक्यूमेंट, तो आपको लगेगा मैट्रिक का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ग्रेजुएशन से संबंधित मूल प्रमाण पत्र अंक भी लगा सकते हैं। उसके बाद यदि आप PDCA या BA-CIT किए हैं तो मूल प्रमाण पत्र लगाएंगे, जाति निवास आय जो भी है लगाएंगे, क्रीमी लेयर भी ये भी लगा देंगे, स्वतंत्रता सेनानी नहीं है तो ज़रूर लगाएंगे, दिव्यांगता यदि कोई लोग हैं तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना है। जो लोग छूट पाना चाहते हैं वो लोग तो अपना डॉक्यूमेंट लगाएंगे ही लगाएंगे, कहीं से किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और नीचे आएंगे तो हमको लगता है कि लगभग सभी जानकारी मतलब बताई जा चुकी है। फिर से बता देते हैं कि सर्वर स्लो होने की वजह से यदि कोई कहेगा कि फॉर्म नहीं भराया तो उनके लिए फिर से सर्वर नहीं खोला जाएगा, जो भी मतलब डेट है उसी में आपको भरना पड़ेगा। यदि अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि कहीं से भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, कमेंट करिए, हम बहुत जल्दी देंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।